हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स 1 और 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि आपको याद भी करा दूंगा। तो आपको बस ये वीडियो एंड तक देखना है। इसके बाद इस टॉपिक से किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चंस आप आसानी से कर लोगे 100% गारंटी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पार्ट 1 के अंदर होता है बेटा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यानी पार्ट 1 बताता है कि यूनियन क्या है और उसकी टेरिटरी क्या है। अब इसके अंदर टोटल 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो हम लोग पहले सारे आर्टिकल्स को एक बार समझ लेते हैं कि हर एक आर्टिकल कहता क्या है। उसके बाद आपको मैं याद कराने की ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप इन सभी आर्टिकल्स को याद करोगे। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल नंबर 1 बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन की, कि यूनियन की नेम क्या है और उसकी टेरिटरी यानी उसका क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो इंडिया डैट इज़ भारत शॉल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी यहाँ से आपको नेम ऑफ द यूनियन पता चल गया जो कि इंडिया है, जिसको भारत भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन मतलब एक समावेश है, एक है। ठीक है, क्या ढेर सारे जो स्टेट्स हैं उनका एकाकीकरण है भारत। ठीक है, अलग अलग राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए, एक यूनियन बनाया जाए, तो उसी को क्या कहा जाएगा? इंडिया कहा जाएगा, भारत कहा जाएगा। ठीक है, इसके इस आर्टिकल के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी को स्पेसिफाई किया गया है, उन सभी का नाम लिखा गया है। ठीक है, अब इसी के अंदर आता है आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर आता है द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यानी जितने राज्य हैं उनका क्षेत्र, जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उनका क्षेत्र, और भी जो टेरिटरीज जो बाद में भारत एक्वायर कर सकता है उनका क्षेत्र, ये सभी किस में आता है? टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 1। ठीक है, पहले हम लोग सारे आर्टिकल समझ लेंगे, फिर आपको याद करा देंगे। आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे ट्रिक से रिलेटेड, चाहे समझने से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 2 बात करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की। जैसे इन फ्यूचर हम लोगों को कोई और स्टेट एक्वायर करना है, ठीक है, या एस्टेब्लिश करना है, तो उसके बारे में आर्टिकल नंबर 2 बात करता है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, यानी इन सभी से रिलेटेड जितने भी लॉ वगैरह बनाने का काम होगा वो सभी पार्लियामेंट में होगा। ठीक है, तो बेसिकली बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना है कि आर्टिकल नंबर 2 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स की। आर्टिकल नंबर 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं अगर आप उन्हीं से और नए स्टेट बनाते हो तो वो आर्टिकल नंबर 3 में आएगा। लेकिन किसी और देश की ज़मीन से एक स्टेट बना देते हो, या ऐसी ज़मीन से जो पहले भारत का हिस्सा नहीं है, बाद में एक्वायर होकर बन रहा है, वो स्टेट आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स बाई एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा था, बाद में एक न्यू स्टेट बन करके निकला, तो वो यूपी से ही तो निकला, तो आर्टिकल नंबर 3 में आएगा। ठीक है, या फिर अगर आप किसी भी स्टेट की एरियाज़ को अल्टरनेट कर रहे हो, बदल रहे हो, ठीक है, जैसे यूपी का कुछ हिस्सा बिहार को दे दिया गया, बिहार का कुछ हिस्सा यूपी में ले लिया गया। ठीक है, इस तरीके से इन सब किस आर्टिकल के अंदर आएंगे? तो ये सारी चीज़ें आपका आर्टिकल नंबर 3 में आएगा। तो अल्टर द एरिया ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, तो अल्टर द एरिया ऑफ एनी स्टेट्स, ठीक है, अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी भी स्टेट का नाम अगर आप बदलना चाहो तो वो आप आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत बदलोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो बिल्कुल भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यूपीएससी लेवल का है। ठीक है, तो अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ही आप लोग ये प्रोविजंस देखिएगा, अदरवाइज़ किसी भी और एग्जामिनेशन के अदरवाइज़ अगर आप किसी भी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये प्रोविज़न्स ये देखने या याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने ये जो प्रोविज़न्स हैं वो अपने डिटेल्ड वीडियो में बता रखा है, तो अगर आपको ये भी समझना है तो आप मेरी डिटेल्ड वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो यहाँ पर हम लोग जो यूपीएससी के छात्र नहीं हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन अब जिनको यूपीएससी लेवल का भी पढ़ना है वो मेरे
जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वाले वीडियो को देख लीजिए, उसके अंदर हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। इस वीडियो को हम सिर्फ उतना ही रखेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं। अब आर्टिकल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यानी कि बेसिकली इसके अंदर बात की गई है कि जो भी आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत लॉ बनेंगे उसको हम लोग अमेंडमेंट अंदर आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं रखेंगे। जिससे कि क्या होगा कि अगर हम लोग उसको अमेंडमेंट के अंदर रखेंगे तो एक पूरी पूरी प्रोसीजर फॉलो करना होगा, मेजॉरिटी लानी होगी, उसके बाद बिल आता है, मेजॉरिटी आती है, तब जा कर के लॉ आप बना सकते हो। लेकिन आर्टिकल नंबर 4 ये कह देता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंतर्गत जो भी लॉ बनेंगे उसको हम लोग अमेंडमेंट के अंतर्गत नहीं मानेंगे। यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर बदलाव हो जाएगा, लॉ बन जाएगा। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 4। तो इतना ही बस इसके अंदर है जितना मैंने आपको बता दिया कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 शॉल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट। ठीक है, सिर्फ इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो बाकी चीज़ें लिख रखी हैं उसको आपको देखने की, ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो यहाँ पर 1959 2014 का भी केस है, इसको भी आप लोग निगलेक्ट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अब देखिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आप आर्टिकल नंबर 1 2 3 एंड 4 याद रख पाओगे। तो इसकी ट्रिक है आई एम फेल। ठीक है, तो आपको याद रखना है आई एम फेल। इससे आप लोग आर्टिकल नंबर 1 2 एंड 3 4 याद रख लोगे। आई से आपका हो जाएगा इंडिया, दैट इज भारत, सॉल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। तो आई से आपका इंडिया, दैट इज भारत, सॉल बी यूनियन ऑफ स्टेट हो गया। एम यानी ए से आपका हो जाएगा एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, फिर फेल एफ से हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, या फिर अल्टरनेशन करना, नेम चेंज करना, बाकी सारी चीज़ें। तो आपका हो गया आई एम फेल। अब FAIL फेल होता है तो एल ले आओ। एल से आपका हो जाएगा लॉज मेड अंडर आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 शॉल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट। ठीक है, तो आप आई एम फेल से आर्टिकल नंबर 1 2 3 एंड 4 याद रख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग का ख़त्म हो जाता है पार्ट नंबर 1 जो कि बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 शुरू होता है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक। यानी इसके अंदर आता है आर्टिकल नंबर 5 6 7 8 9 10 एंड 11। पहले बात कर लेते हैं सारे आर्टिकल्स की, उसके बाद आपको याद करने की ट्रिक भी बता देंगे। आर्टिकल नंबर 5 बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। यानी कि सबसे पहले तो पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप की बात करता है, तो इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं सब सिटीजनशिप से रिलेटेड ही हैं, यानी नागरिकता से रिलेटेड ही हैं। तो आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि जैसे ही संविधान लागू हुआ, ठीक है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी लोग भारत के अंदर थे, जो भारतीय थे, उन सभी को क्या मिल गया, अपने आप सिटीजनशिप दे दी गई। ठीक है, आइदर वन ऑफ दिस बॉर्न इन इंडिया, यानी कि जो भी उस टाइम भारत के अंदर थे, या तो वो बॉर्न इन इंडिया थे या फिर उनके माता पिता में से कोई भी बॉर्न इन इंडिया था यानी इंडियन ओरिजिन था, या फिर हु इज़ अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ फॉर एट लीस्ट 5 ईयर्स, यानी कि जो भी 5 साल से भारत के अंदर रह रहा था, इन तीनों में से जिसकी भी कोई भी एक कैटेगरी फॉलो हो जा रही थी उसको भारत की नागरिकता दे दी गई आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जैसे ही संविधान लागू हुआ उसके बाद जो भी भारत के अंदर थे, या बॉर्न इन इंडिया थे, या 5 साल से भारत के अंदर रह रहे थे, या फिर जिनके माता पिता में से कोई भी इंडियन ओरिजिन था, उनमें से सभी को क्या दे दिया गया, भारतीय नागरिकता दे दी गई। आर्टिकल नंबर 6 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि जो पाकिस्तान से भारत के अंदर आए आफ्टर पार्टीशन, उनमें से भी कुछ कंडीशंस के हिसाब से लोगों को क्या दे दिया गया, भारतीय नागरिकता दे दी गई। ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत आए, कुछ कंडीशंस थे, अगर वो फॉलो कर रहे थे तो उनको भारतीय नागरिकता दी गई। फिर आर्टिकल नंबर 7 बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। यानी कि जो पाकिस्तान में गए, ठीक है, उनकी नागरिकता क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 7। ठीक है, तो 6 में जो आए उनको दी गई, 7 में जो गए उनको हटा दी गई। आर्टिकल नंबर 8 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। यानी कि कोई भारत से बाहर रह रहा है, ठीक है, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन है और वो भारत में आ करके भारतीय नागरिकता लेना चाहे,
तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो आर्टिकल नंबर 8 के अंतर्गत आएगा। उसके अंदर कुछ कंडीशंस के हिसाब से उनको क्या दे दी जाएगी, भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 9 कहता है पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट शॉल नॉट टू बी सिटीजन, यानी कि जिस भी इंसान ने खुद से स्वतः क्या कर लिया हो, विदेश की नागरिकता ले ली हो, किसी फॉरेन स्टेट की नागरिकता ले ली हो, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि एक बार जिसको भारतीय नागरिकता मिल गई, उसकी भारतीय नागरिकता उसकी मृत्यु तक बरकरार रहेगी, उसकी भारतीय नागरिकता नहीं जाएगी। ठीक है। हालांकि अगर वो कुछ ऐसे काम करता है जो भारत देश के खिलाफ हो, तो फिर उसकी नागरिकता सरकार ले सकती है, यानी कि उसकी नागरिकता ख़त्म कर सकती है। ठीक है, अभी उन सब की हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ, यानी कि सिटीजनशिप को लेकर के जो भी लॉ वगैरह बनाना होगा वो पार्लियामेंट बनाएगी, उसको रेगुलेट करेगी। ठीक है, तो उसके रेगुलेशन का काम तो सिटीजनशिप के रेगुलेशन का काम कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। तो अब हम लोगों ने देख लिया पार्ट 2 के अंदर जितने सारे आर्टिकल्स थे, इनको अब हम लोग याद करने की ट्रिक बताते हैं। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक जो ये आर्टिकल्स हैं उनकी ट्रिक है वो है आपकी कैंप फक अप। ठीक है, तो फक अप मेरे को यूज़ नहीं करना था इस वीडियो के अंदर, ये वर्ड मैं नहीं यूज़ करना चाहता था, पर क्योंकि और कोई ट्रिक मेरे दिमाग में आई नहीं उस टाइम पे जो इससे मेल खाए, ठीक है, इसको याद करा पाए, तो इसीलिए मैंने इस वर्ड को यूज़ किया। तो आप लोग बस उसको याद रखने के लिए ही ट्रिक का यूज़ करिएगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करिएगा इस वर्ड को यूज़ करने के लिए, और अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस वर्ड को हटा भी दूंगा, लेकिन फिर मेरे को और कोई वर्ड याद ही नहीं आ रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कैंप सबसे पहले याद रखिए, तो सी से आपका हो जाएगा कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे ही संविधान लागू हुआ उसके बाद सबको सिटीजनशिप दी गई। ठीक है, तो सी से तो आपको ये याद हो जाएगा। अब आ जाता है ए से आप याद कर लीजिएगा अराइवल्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक है। एम से माइग्रेशन टू पाकिस्तान। पी से पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि PIOs, तो जो भी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन होंगे अगर उन्हें सिटीजनशिप लेनी है तो कुछ क्राइटेरिया हैं वो उसको फॉलो करेंगे और उन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो कैंप से आपको क्या याद हो गया, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए से आपको याद हो गया अराइवल्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। एम से आपको याद हो गया माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। और पी से आपको याद हो गया PIOs, यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब कैंप आपका ख़त्म हो गया, आपने इतनी सारी चीज़ें याद रख ली। कैंप के बाद आपका आता है फक अप। ठीक है, तो फक अप में आपको FUCK है, तो F से आपको याद रखना है फॉरेन सिटीजनशिप। ठीक है, यानी कि अगर आप फॉरेन सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। तो F से आपको वो याद हो गया। अब F के बाद U आता है, U को आप हटा दो, फिर C आता है। C से आपको याद रखना है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप। ठीक है, यानी कि एक बार जिसको सिटीजनशिप मिल गई फिर वो कंटिन्यू रहेगी। फिर फक ख़त्म हो गया आपका। अप में आपको यू हटा देना है, पी रखना है क्योंकि पी से एंड हो रहा है, तो पी से आपको पार्लियामेंट याद हो जाएगा कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी कि लॉ जो भी होगा सिटीजनशिप से रिलेटेड वो आपका कौन रेगुलेट करेगा, पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी। तो आपको कैंप फक अप से ये सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये ट्रिक यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास और भी वीडियोस आ सकें याद कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का जो पार्ट 2 है सिटीजनशिप वो भी एंड हो जाता है। तो आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अब ख़त्म कर दिया है और साथ में याद भी कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट जो कि 1955 में आया था। इसके अंदर जो अभी आपको पहले थोड़े बहुत डाउट्स थे सिटीजनशिप को लेकर के वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए, इसके अंदर बेसिकली एक्वायर और लूज़ इन दोनों की बात की गई है कि आपका सिटीजनशिप आप कैसे एक्वायर कर सकते हो, या फिर किसी को भी अगर भारतीय नागरिकता लेनी है तो वो उसे कैसे एक्वायर कर सकता है, या फिर आपकी भारतीय नागरिकता कैसे जा सकती है, कैसे ख़त्म हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्वायर ऑफ सिटीजनशिप की। ठीक है, यानी कि भारतीय नागरिकता किसी को लेनी है तो कैसे लेगा। तो पहली तो आपकी हो जाती है बाई बर्थ। ठीक है, जैसे
आपके अगर कोई बच्चे होंगे तो क्योंकि आपकी जो सिटीजनशिप है वो इंडियन है, तो बाई बर्थ जो आपका बच्चा होगा उसकी भी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, इंडियन हो जाएगी बाई बर्थ। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा है आपका बाई डिसेंसी, यानी कि बॉर्न आउटसाइड इंडिया बट आर इंडियन सिटीजन। ठीक है, यानी कि आप इंडियन सिटीजन हो लेकिन आप कहीं बाहर किसी दूसरे देश में चले गए, वहाँ रह रहे हो, वहाँ पे आपका बच्चा पैदा हो गया, तो वो भी क्या होगा, इंडियन ही होगा, फॉरेन नहीं होगा। ठीक है, ये केस आपका आ जाता है बाई डिसेंसी, यानी कि बॉर्न आउटसाइड इंडिया बट आर इंडियन सिटीजन। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है बाई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, मतलब जिसको भी इंडियन सिटीजनशिप लेनी है वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसकी अगर ओरिजिन इंडिया की है तो उसको 7 साल तक इंडिया में रहना होगा, और अगर वो आउटसाइड इंडिया है यानी कि और अगर वो उस और अगर वो इंडियन ओरिजिन नहीं है तो उसको 12 साल तक क्या होना होगा, भारत में रहना होगा, फिर आपको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये आपने पॉइंट्स देख लिया, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। फिफ्थ पॉइंट कहता है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, यानी कि भारत बाद में कोई अगर टेरिटरी एक्वायर करता है, कोई देश को या कोई स्टेट को जो कि भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन बाद में भारत के अंदर जुड़ता है, तो वहाँ के जितने भी लोग होंगे उनको अपने आप भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। उन सब वो सभी क्या हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे, उन सभी को भारतीय नागरिकता अपने आप दे दी जाएगी। तो ये आप लोगों ने टोटल 5 केसेस देख लिए हैं कि कैसे भारतीय नागरिकता मिलती है। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपकी भारतीय नागरिकता चली जाएगी। तो पहला है आपका ओन विल। ठीक है, यानी आप खुद से भारतीय नागरिकता का त्याग करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, आप उसके लिए बिल्कुल वैलिड हो। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका बाय रिनंसिएशन, यानी कि खुद से स्वतः। दूसरा हो जाएगा बाय टर्मिनेशन, यानी कि वॉलेंट्री एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री विदाउट इन्फॉर्मिंग। आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली बिना बताए, तो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है बाई डेप्रीवेशन, यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि भारत के लिए हानिकारक है। ठीक है, जैसे कि किसी और जो एनिमी कंट्री है उसकी हेल्प कर रहे हो एट द टाइम ऑफ वॉर, जैसे आज के टाइम पे पाकिस्तान कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, ख़त्म हो सकती है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत थी। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी यूपीएससी वालों के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। अब देखिए आपका टॉपिक आ जाता है लिंग्विस्टिक प्रोविज़न कमीशन। ठीक है, यानी कि ये आज़ादी के समय की बात है। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर स्टेट्स बनाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आई। अब स्टेट्स बनाए कैसे जाएं, लोग का कहना था, जो लोग थे वहाँ पर, जो कि लैंग्वेज बेसिस पे यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप क्या बनाइए, स्टेट्स बनाइए। ठीक है, तो सरकार ने कमीशन बैठाया। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो कमीशन था वो था आपका एस के धर कमीशन। पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर आपको याद भी करा देंगे। देखिए, जो एस के धर कमीशन था वो 1948 में बना। ठीक है, इसने क्या बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिक मॉडल जो है वो गलत है, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने की मांग क्या है, गलत है। स्टेट्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नॉट लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि जैसे सरकार चलाना आसान हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट्स बनाए जाएँ, ऑर्गेनाइज किए जाएँ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना किए जाएँ। ठीक है, तो ये बातें कही थी आपकी एस के धर कमीशन ने। इसके बाद जेवीपी कमेटी बनी, यानी कि 1948 में जवाहरलाल नेहरू, जेवीपी की फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू, वी से आपकी वल्लभ भाई पटेल और पी से आपका पट्टा भी सीतारमैया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने भी एस के धर कमीशन में जो भी बात कही गई थी उसका सपोर्ट किया। इन्होंने भी बताया कि स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि स्टेट्स जो हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना बनाए जाएं। ठीक है, लेकिन इसके बाद देखिए क्या हो जाता है, 5 साल बाद यानी 1953 में पोट्टी सिरमुल्लू, ठीक है, वो मर जाते हैं क्योंकि वो फास्ट पे होते हैं, फास्ट अनटू डेथ, यानी कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो व्रत रखे थे। ठीक है, तो 56 दिन तक इनका ये व्रत चलता है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर हिज डेथ फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। ठीक है,
तो लोगों का आक्रोश इतना ज़्यादा फैल गया उनकी मृत्यु के बाद कि सरकार को दबाव में आकर के पहला लिंग्विस्टिक स्टेट यानी कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया जाता है वो बनाया गया। ठीक है, तो जो हमारा पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था वो था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो कि 1953 में फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी हुई। अब यहाँ पर एक और कमीशन आ जाता है, इसको भी देख लेते हैं, जो कि है आपका फजल अली कमीशन। ठीक है, ये आपका दिसंबर 1953 में बना। इसके मेंबर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को, जो कि लोग उठा रहे थे। पर इन्होंने एक्सेप्ट किया लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, यानी कि हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया जा सकता है। और इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, जो कि 1956 में आया। अभी हम लोग इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपकी जो कमेटी बनी, जो कमीशन बना, वो आपका बना एस.के. धर कमीशन। कैसे याद रखोगे, सर धर से अलग कर देंगे। तो देखिए एस से क्या होता है, एस से आपका होता है सर। ठीक है, सर, सिर, जो भी आप लोग बोलते हो। ठीक है, हेड हमारे बॉडी के क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी कमीशन बना वो क्या बना, एस के धर कमीशन बना। ठीक है, एस से क्या है, सर, सर सबसे ऊपर है, सबसे पहले है, तो एस के धर भी सबसे पहले कमीशन बना। अब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के अगस्त में। ठीक है, यानी कि 8वें महीने में। तो आप वहाँ से भी 8 ले सकते हो, या फिर ऐसे ही सोच सकते हो कि देश ही 1947 में आज़ाद हुआ, तो पहले थोड़ा सा समय दो। ठीक है, थोड़ा समय रुक जाओ, उसके बाद बात करेंगे। यानी कि फ्रेश फ्रेश बात होती है 1948 में। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस मॉडल, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया, रिजेक्ट किया था इन्होंने। ठीक है, और बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट बनाए जाएं। तो आपको 1948 याद रखना है। कैसे याद रखोगे, 1947 में देश आज़ाद हुआ, थोड़ा समय दे दीजिए, 1948 आने दीजिए, यानी एक साल बाद। ठीक है, एस के धर आपको याद मैंने करा ही दिया। इसके बाद JVP कमेटी आपको याद हो ही जाएगी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सीतारामैया, ठीक है, ये तीनों की कमेटी थी JVP, और ये भी 1948 में ही बनी। ठीक है, बातें इसकी भी 1948 की ही है। तो 1948 तो आप लोगों ने ऐसे ही याद किया है। अब 5 साल का टर्म होता है सरकार का, तो 5 साल आप जोड़ दो तो 1953 में क्या हो जाएगा, पोट्टी श्रीरामुलु मर जाते हैं। ठीक है, अब पोट्टी श्रीरामुलु आपको याद रखना है तो आप पोटी से याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन याद करने के पर्सपेक्टिव से इसको याद ऐसे ही किया जा सकता है, आई होप। ठीक है, बाकी आपके पास अगर कोई और अच्छी ट्रिक है जैसे कि पॉट, तो आप पॉट से भी याद रख सकते हो, क्योंकि देखिए सर सबसे ऊपर होता है, पॉट हमेशा घड़ा जो है वो ज़मीन पे रखा जाता है, सबसे नीचे होता है। ठीक है, तो इनकी बात भी देखिए सबसे आखिरी में हुई, तो पॉट से भी आप याद रख सकते हो, या फिर आप पॉटी से भी याद रख सकते हो। याद रखने की बात है, मन में ही रहेगी, किसी और को बताना नहीं है। ठीक है, तो फिर पोटी श्रीरामुलु हो जाते हैं, जो कि 56 दिन तक, ये आपको याद नहीं रखना है 56 दिन कितने दिन। ठीक है, तो 1948 के बाद 1953 में ये सारी चीज़ें होती हैं। ए पहला लेटर है, तो ए से आपको आंध्र प्रदेश याद हो जाएगा, जो कि पहला हमारा राज्य बना लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए यहाँ पर 1948 था तो 1948 था, यहाँ पे 1953 था तो यहाँ पे भी 1953 ही है। दिसंबर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेंबर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फजल अली कमीशन, ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत है। इन्होंने बताया था कि हाँ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ तक हुई। अब देखिए फजल अली कैसे याद रखोगे, तो ये बात आप लोग याद रख सकते हो फल से। ठीक है, हम लोग बोलते नहीं है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इन लोगों ने इतनी सारी सब्र की तो अब क्या मिला उन्हें, फल मिला। तो फल क्या हो जाएगा, एफ से उठा लो फजल, अली का अल उठा लो तो फल हो गया, या फिर FA, मतलब आप अपने तरीके से देख लो, फल से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म कर दी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे स्टेट्स पर। तो अब हम लोग देख लेते हैं स्टेट्स को। देखिए यहाँ पर स्टेट्स जो है वो मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। ये मेरे नोट्स का 5th पेज है जो कि आपको दिख रहा होगा। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को ये नोट्स मिल जाएगी। तो उसी नोट्स का ये लास्ट पेज है। तो इसके अंदर देखिए मैं आपको याद करा देता हूँ अपने ट्रिक से सारे स्टेट्स के नेम को, और वो कब फॉर्म हुए थे उस ईयर को भी। ठीक है,
इतने जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। इससे ज़्यादा कुछ भी आपके एग्जामिनेशन में इसके बाहर नहीं आएगा। तो देखिए स्टेट्स याद करने के लिए आपको याद रखना होगा ट्रिक, जो कि है एजी ना हस म्यूट। ठीक है, तो हम लोग वैसे भी अपने सामान्य बोलचाल में बोलते ही हैं एजी ओजी। ठीक है, तो एजी फिर ना हस। ठीक है, ना हस का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल म्यूट हो जाओ। ठीक है, शांत हो जाओ। ठीक है, अब देखिए ए से आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश अभी आप लोगों ने देख ही लिया है, 1953 भी आपने देख लिया था। अब हम लोग सारे नाम्स देख लेते हैं, फिर हम लोग ये सारे ईयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो ए से आंध्र प्रदेश हो गया, जी से गुजरात। ठीक है, अब जैसे ही जी आएगा तो आपको जीएम याद रखना है। ठीक है, यानी कि गुड मॉर्निंग। तो जी से आपका गुजरात, एम से आपका महाराष्ट्र, तो ये दोनों आपका खत्म हो गया। अब ए जी ना से नागालैंड। ठीक है, तो ए जी ना हस, तो हस का देखिए एच ए एस लिखोगे, तो एच ए से आपका हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, और जैसे ही एच आएगा तो आपको याद रखना होगा हम। ठीक है, तो पहले एच से हरियाणा, दूसरे एच से हिमाचल प्रदेश दैट इज एचपी, और फिर एम से आपका हो जाएगा मेघालय। ठीक है, तो एजी ना हस, एस बचा, एस से आपका हो जाएगा सिक्किम। यहाँ तक आपका खत्म। तो देखिए सबसे पहले आपका केवल एक राज्य था, उसके बाद आपने जीएम याद रखा था, फिर एक राज्य था, फिर आपने हम याद रखा था, फिर एक राज्य था, अब फिर आप याद रखोगे। ठीक है, तो अब देखिए ए जी ना हस। ठीक है, म्यूट एम यू टी ई, तो एम से मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, इसको आप लोग याद रखोगे मौज से। तो एम ए, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा ना यूजी, मौज की स्पेलिंग ये याद रख लीजिएगा। तो एम और ए से आपका मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और जी से, यू को आपको निगलेक्ट रख देना है, जी से आपका हो जाएगा गोवा। ठीक है, तो ये तीन आपको याद हो जाएंगे। अब यू से उत्तराखंड, तो खंड से ही आपका झारखंड भी होता है, और इसी तरीके से देखिए छत्तीसगढ़ भी होता है। इन सब में देखिए दो दो लेटर से मिलकर के बना है, जैसे उत्तरा फिर खंड, झाड़ फिर खंड, छत्तीस फिर गढ़, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। या फिर उत्तराखंड तो आपको यू से याद ही रहेगा, एम यू टी ई से। ठीक है, उसी के बाद आपको तुरंत जेसीबी लिख देना है, तो जे से झारखंड, सी से छत्तीसगढ़, और तीन से ज्यादा कोई राज्य एक लाइन में रहेगा ही नहीं। ठीक है, आप कहीं पे भी देखो तीन से ज्यादा कहीं नहीं है, या तो एक है, या तो दो है, या तो तीन है। ठीक है, तो तीन से ज्यादा आपको रखना नहीं है, तो जे सी होते ही आपका तीन खत्म हो गया, तो अब बी की तरफ आप आओगे ही नहीं। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार से आपको वैसे भी जेसीबी याद हो ही जाएगा। इसके बाद आपका टीई से तेलंगाना हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको सब कुछ याद हो गया। तो एजी ना हस म्यूट से आपको पूरा स्टेट के नेम याद हो जाएंगे। तो आई होप आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये ट्रिक जरा से भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही और ट्रिक्स देखने को मिले। ठीक है, आगे के वीडियोस में, आगे के चैप्टर्स में। अब देखिए याद करने का तरीका, आंध्र प्रदेश का मैंने बता ही दिया, 1953 सबको याद हो जाएगा। अब आप इसके अंदर एक लकी नंबर जोड़ दो, लकी नंबर आपका 7 होता है, मैंने हमेशा से बताया हुआ है। तो 7 जोड़ोगे तो 1960 हो जाएगा, एक अच्छा नंबर बन गया। ठीक है, अच्छा दिख रहा है ये नंबर, ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो आपने 7 जोड़ के से एक अच्छा नंबर बना दिया। 7 क्यों जोड़ा, क्योंकि लकी नंबर है। उसके बाद आपको 3 जोड़ना है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने लकी नंबर जोड़ा था, तो अब हम लोग अनलकी नंबर जोड़ेंगे। तो अनलकी नंबर आप लोग जोड़ दोगे तो 1963 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से 3 जोड़ना है। देखो 3 जोड़ना है 3 बार, एक बार जोड़ दिया, एक बार और जोड़ा, और फिर एक बार और जोड़ा। ठीक है, तो दूसरी बार में क्या हो गया, 1963 से 1966 हो गया, लेकिन ये हरियाणा का हुआ। अभी एचपी और मेघालय का बाकी रह गया है, तो इसके अंदर आप सीधे 6 जोड़ दोगे तो 72 हो जाएगा, ये मेघालय का हो जाएगा। और एक कम कर दोगे तो 71 आपका एचपी का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। तो हमने पहली बार 3 जोड़ा, दूसरी बार जोड़ा, तीसरी बार भी 3 जोड़ेंगे, तो 1975 अगेन एक अच्छा नंबर बन गया। ठीक है, 25 से डिवाइड हो जाता है। 100 को अगर 4 भाग में बांटो तो 25, 50, 75, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा नंबर बन जाता है। तो 3 आपने यहाँ पर जोड़ दिया, खत्म हो गया खेल। ठीक है, उसके बाद अब आपको जोड़ना है 12, 13, 14। ठीक है, 12 जोड़ोगे तो ये नंबर बन जाएगा, 13 जोड़ोगे तो आपका ये नंबर बन जाएगा, ये भी देखिए एक अच्छा सा नंबर बन गया आपका, और 14 जोड़ोगे तो अगेन आपका ये नंबर बन जाएगा। तो होप आपको ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको 7 जोड़ना है, जो कि एक लकी नंबर है, फिर अनलकी नंबर यानी कि 3 जोड़ना है। 3 जोड़ना है 3 बार, एक बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा, 3 बार जोड़ा। ठीक है, यहाँ पर आपको 6 और जोड़ देना है, ये आपको ध्यान रखना है, और फिर एक कम कर दोगे तो हिमाचल प्रदेश बनेगा, यानी 1971।
तीन तीन बार जोड़ दिया, अब 12 13 14, खेल खत्म। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और इतने अच्छे तरीके से कोई भी आपको याद नहीं करा सकता है जितने अच्छे तरीके से आपको यहाँ सिंप्लीफाइड मॉक्स में याद कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं अपनी नोट्स बना करके देता हूँ, अगर आपने उसको पूरी तरीके से रट लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, तो उसके बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की या कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको हमारी नोट्स चाहिए, जो हमारी हैंड रिटन नोट्स होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए 5 पन्नों की नोट्स थी इस चैप्टर की, बहुत मैंने दूर दूर लिखा है। ठीक है, बाकी आप लोग देख ही सकते हो, ये 5 पन्ना भी बस 5वां पन्ना इतना सा ही है। ठीक है, तो आप इसके बाहर जो है वो कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए होगी तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा, वैसे तो शॉर्ट्स में मैंने डाल रखा है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है आपको तो आप बिल्कुल कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। हर टाइम मैं अवेलेबल रहता हूँ आपके आंसर्स करने के लिए, आपके कमेंट के रिप्लाई करने के लिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हमारे प्रीवियस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस वीडियो को। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।